अगर मालूम है तुम्हें अपनी हालात आलम बदलने का, अगर मालूम है तुम्हें अपनी हालात आलम बदलने का, तो फिर क्यों है इंतजार कल के सूरज निकलने का। खुदा उनके भी किस्मत नहीं बदलते, खुदा उनके भी किस्मत नहीं बदलते, जिन्हें खुद शौक ना हो अपनी किस्मत बदलने का, जिन्हें खुद शौक ना हो अपनी किस्मत बदलने का। हेलो दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाजार में। जी हाँ दोस्तों, आज हम भारत की पॉलिटी के बारे में जानेंगे, भारत की राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ज्ञान बाजार यूट्यूब चैनल से आपको पॉलिटी का हर एक क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आज ये पहला क्लास है। और पहले क्लास में हम जानेंगे संविधान के बारे में, वो संविधान की जरूरत हम भारतीयों को क्यों पड़ा और संविधान का निर्माण का क्या प्रोसेस रहा, उसके बारे में हम जानेंगे। और ये जानेंगे कि भारत किस तरह से गुलाम हुआ और उस दौरान हमारा संविधान का निर्माण की क्या प्रक्रिया है। उन सारी चीजों के बारे में हम आज पूरे गहराइयों से जानेंगे। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आज से आपको यहाँ से पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आसानी से बना पाएंगे। या फिर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे का, या फिर बैंक का, या फिर कोई स्टेट लेवल के एग्जाम का, जहां से भी भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय राज व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आज आपको संविधान की पूरी वर्णन आपको बताने वाले हैं। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान, आखिर संविधान होता क्या है। तो संविधान को दो भागों में हम तोड़ करके देख सकते हैं, सम प्लस विधान। इसका मतलब क्या होता है, सम का अर्थ होता है समान, एक जैसा, और विधान का मतलब होता है नियम कानून। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक समान नियम और कानून के संग्रह को हम संविधान कहेंगे, जहां पे सभी के लिए जो भी नियम होगा वो बराबर होगा। तो उसको हम सम प्लस विधान में देखेंगे, एक समान कानून होता है। ये संविधान हर एक देश में होता है और वहां के हर एक नागरिक के लिए वो समान रूप से लागू होता है, इसीलिए इसे संविधान कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे प्रथम जो संविधान है वो ब्रिटेन का संविधान है। पहला संविधान ब्रिटेन का संविधान है। और लिखित संविधान के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, तो लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिखित भी और सबसे बड़ा भी, तो वो हमारा भारत का है। लिखित भी और सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत का संविधान है। और इसके बाद हम जानेंगे कि संविधान है तो उसका कोई जनक होगा, उसको कोई लाने वाला होगा, संविधान को बनाने वाला होगा। तो पूरे विश्व लेवल पर देखा जाए तो संविधान का जनक जेम्स मेडिसन को माना जाता है। पूरे विश्व में संविधान का जनक जेम्स मेडिसन को माना जाता है। वहीं हम यदि भारत के बारे में देखेंगे तो भारत में संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही भारत के संविधान का बहुत सारी चीजों को कंटेंट उन्होंने तैयार किया था, उन्होंने बनाया था, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक माना जाता है। अब हम बात करते हैं संविधान आखिर होता क्या है, संविधान की वास्तविक परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि किसी भी देश का संविधान, किसी भी देश का संविधान उस देश का नियम या कानून का एक ऐसा संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश में शासन और प्रशासन किया जाता है। यहां से क्लियर हो गया है कि किसी भी देश का संविधान उस देश के नियम या कानून, यहाँ पे दो चीज आ रहा है, नियम या कानून का एक ऐसा संग्रह है, कॉम्बिनेशन है, जिसके आधार पर क्या होगा, उस देश के शासन और प्रशासन किया जाता है। वहां की जो भी शासन व्यवस्था होगा उसी नियम या कानून के आधार पर किया जाएगा। और वो जो नियम और कानून का जहां पे संग्रह होगा उसी को हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे, उसी को हम संविधान कहेंगे। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि संविधान बनने के लिए प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था वो, और उससे पहले हमारा क्या होता है, भारत गुलाम होता है। और वो गुलाम होने का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है हम शॉर्ट में देखेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो पुर्तगाली है वो भारत आता है और भारत में केरल के तट पर आता है। केरल के तट पर उस समय वहां के शासक जमोरिन थे। जमोरिन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि केरल जब आए थे तो वहां का शासक का नाम क्या था। तो ये जमोरिन नामक शासक वहां पे शासन कर रहा था। और उन्होंने जब ये वास्को डी गामा भारत आए तो उन्होंने उसका भव्य रूप से स्वागत किया, बहुत गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। और उस समय वो वास्को डी गामा का भारत आने का मकसद था व्यापार करना। वो व्यापार करने के मकसद से यहाँ पे आया था और यहाँ पे जब व्यापार किया तो उन्होंने 60 गुना फायदा यहाँ से कमाया। और वो जब वापस लौट करके गया तो वहां के लोगों को भी बताया और उस तरह से फिर से ये व्यापार करने के लिए भारत आते गए। अब हम बात करते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन का कंपनी
ब्रिटेन का एक कंपनी था जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन। ये पूरे कंपनी का नाम था और इसी कंपनी के नाम को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये कंपनी का नाम को बदल करके ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये ब्रिटेन की जो कंपनी था उस कंपनी का पहले क्या नाम था। तो पहले इस कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ये था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का नाम बदल करके ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है दोस्तों कि 1833 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। और एक्ट के बारे में भी पूछ दिया जाता है कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, तो वो चार्टर एक्ट 1833 उसका आंसर होगा। अब आगे हम बात करते हैं, तो ये हमारा 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में मुगल, जो जहांगीर क्या था, मुगल साम्राज्य का था, है ना, और उसके दरबार में जेम्स प्रथम जो है उसका राजदूत जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस ये क्या होता है, व्यापार की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में आता है। ये जो है जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए आता है, लेकिन जहांगीर ने उन्हें साफ साफ मना कर देता है और उसे व्यापार करने की अनुमति नहीं दिया जाता है। लेकिन जेम्स प्रथम का मानना था कि हम वहां पे जाकर के व्यापार करेंगे ही। उसके लिए क्या करता है, 1615 ईस्वी में जहांगीर के ही दरबार में ये जेम्स प्रथम ने ही एक दूसरा राजदूत को भेज देता है जिसका नाम था सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो जब आता है जेम्स प्रथम के जहांगीर के दरबार में जब ये आता है तब इसे व्यापार करने की अनुमति मिल जाता है। और इसके तहत ही क्या होता है, ये यहाँ पे आकर के व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि 1690 ईस्वी में औरंगजेब का जो पोता होता है उसका नाम होता है अजीम शासन जो होता है। और ये क्या करते हैं कि 1200 रुपये में ही गोविंदपुर, सुतनाती और कालीपोता को क्या करता है, कालीपोता को बेच देता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो पूरा बकलोल ही था, क्योंकि 1200 रुपया में ही क्या करता है, ये 3 जगह को बेच देता है। किसको, गोविंदपुर, सुतनाती और कालीपोता, तीनों को बेच दिया। तो इससे बड़ा बुर्बक हो सकता है कोई, नहीं हो सकता है। तो यहाँ से देखेंगे और ये तीनों को मिलाकर के ही, ये तीनों को गोविंदपुर, सुतनाती और कालीपोता को ही मिलाकर के बाद में इसी को कलकत्ता कहा गया। अब जान सकते हैं कि पूरे कलकत्ता को सिर्फ 1200 में बेच दिया, इससे ज्यादा बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। तो इन्होंने कलकत्ता को बेच दिया। किसके हाथों में बेच दिया, तो ये हमारा अंग्रेजों के हाथों में ही बेच दिया। किसने, अजीम शासन ने। कब बेचा दोस्तों, तो 1690 में ही बेच दिया। उसके बाद क्या होता है, 1717 में मुगल बादशाह जो फर्रुखसियर थे उन्होंने कंपनी को मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देता है। मुक्त देता है, मुक्त नहीं, मतलब मुक्त करने का अर्थ है कि जितना भी साथ उसका क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या कर सकता है, वो कहीं भी व्यापार कर सकता है, ठीक है। और ये अनुमति दे दिया किसने, फर्रुखसियर ने दे दिया। ये मुगल बादशाह थे, कंपनी को मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देता है। और इसी को जब मुक्त व्यापार करने की अनुमति देता है उसी को बंगाल का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि बंगाल का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, कि कंपनी ने मुक्त व्यापार करने की अनुमति दिया है, उसी को बंगाल का मेग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से क्या होता है, जब कंपनी को मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाता है तो कंपनी धीरे धीरे मजबूत होते जाता है, क्योंकि उसको कोई टेंशन था नहीं, क्योंकि मुक्त व्यापार करने का मिल गया तो कहीं पे जाकर के वो अपना व्यापार कर सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, जितना कमाना चाहे वो कमा सकता है। और इस तरह से उसे बहुत सारा फायदा होने लगा और कंपनी धीरे धीरे मजबूत होते चला गया। और इसके बाद क्या होता है, आप भी जानते होंगे कि किसी को यदि मुक्त छोड़ दिया जाए तो वो किसी का बात को मानने वाला नहीं होता है। और इसी तरह से कंपनी क्या होता है, धीरे धीरे अपना अधिकार पत्र जो था उसका दुरुपयोग करने लगता है, और दुरुपयोग करने लगता है और आगे ये बढ़ने लगता है। किसी को पूछने का इसका कोई हक नहीं रह जाता है, किसी को नहीं पूछता है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, समय बीतता गया और ये जो हमारा है प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। ये डेट भी पूछा जाता है, 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध होता है। ये कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच होता है।
यहाँ पे सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब होते हैं और कंपनी दोनों के बीच में होता है। और इस युद्ध में, पलासी के युद्ध में कंपनी का ही विजय होता है। और कंपनी जब जीत जाता है उसके बाद उसका और वर्चस्व बढ़ते हुए चला जाता है। और इस तरह से हम देखेंगे कि बंगाल का नवाब जब कंपनी यहाँ पे जीत जाता है तो बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया जाता है। कंपनी ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना देता है। और उस समय ये मीर जाफर क्या करते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देता है कंपनी को। जब ये मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाते हैं तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में तीनों जगह पर क्या करते हैं, मुक्त व्यापार। उस समय तो सिर्फ कहाँ था, मुक्त व्यापार करने की अनुमति सिर्फ कलकत्ता में दिया था, लेकिन अब क्या होता है, इसको मुक्त व्यापार करने की अनुमति बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह मिल जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, 24 परगना जमींदारी भी मीर जाफर ने किसको सौंप दिया, बंगाल के ये मीर जाफर ने कंपनी को सौंप दिया। उसके बाद क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होता है। और बक्सर की लड़ाई में आपको जान करके बहुत मजा आएगा कि इसमें बक्सर की लड़ाई में 3 लोग एक तरफ थे और कंपनी एक तरफ थे, फिर भी क्या होता है, कंपनी का ही विजय होता है। तो आप लोग को क्या होगा, इन लोगों के ऊपर शर्मिंदगी आएगा कि 3 लोग थे और 3 साम्राज्य मिलकर के भी एक कंपनी को नहीं हरा पाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 कौन थे, मीर कासिम वो बंगाल का नवाब थे, शाह आलम द्वितीय जो बंगाल ये मुगल बादशाह थे, और फिर सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब थे। और ये तीनों ने क्या किया कि हम लोग तीनों एक साथ मिल जाते हैं और कंपनी से लड़ाई करेंगे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये तीनों तो आपस में मिल जाते हैं और कंपनी से जाकर के युद्ध करते हैं। और उसी युद्ध का नाम बक्सर का युद्ध होता है। ये बक्सर बिहार में पड़ता है, आप सभी जानते होंगे, जो बिहार से होंगे और दूसरे जगह से भी होंगे वो भी जानते होंगे। तो ये बक्सर की लड़ाई हमारा 3 ये साल इसके बीच हो गया और फिर अंग्रेजों के बीच हुआ। यहाँ से भी क्या होता है, कंपनी का ही विजय हो जाता है। फिर क्या होता है, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि, 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल जाता है व्यापार करने का कंपनी को। यहाँ से ये चीज क्लियर कर लेंगे कि 1765 की इलाहाबाद की संधि, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था। तो ये हमारा इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। और इसी संधि के तहत कहा गया कि बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में इसको तो यहाँ पे मुक्त व्यापार करने का ही अनुमति मिला था, लेकिन अब यहाँ से दीवानी अधिकार मिल गया, व्यापार करने का दीवानी अधिकार मिल गया। उसके बाद देखेंगे 1857 में महान विद्रोह होता है, जिस विद्रोह के बारे में आप सभी जान रहे हैं। और इस विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल बादशाह था, ये पूरी तरह से हार जाता है। और इसके बाद 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के आधार पर क्या होता है, भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। मतलब यहाँ का जो क्राउन मतलब होता है मुकुट क्या होता है, राजा उसको धारण करते हैं और वहां पे राज करते हैं। और वही मुकुट मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ का जो भी राज व्यवस्था था वो सारा कहाँ चला गया, ब्रिटिश के क्राउन, ये जो भारतीय क्राउन था ये ब्रिटिश के क्राउन के पास चला गया, मतलब उसके पास सारा सत्ता चला गया। और उसके बाद से हमारा क्या होता है, भारत पूरी तरह से गुलाम हो जाते हैं, भारत गुलाम हो गया। अब उसके अनुसार से क्योंकि सत्ता उसके हाथों में चला गया, इसका अर्थ क्या है, वो भारत हमारा गुलाम हो गया और वो उसका क्या हो गया, शासक हो गए। इसके बाद क्या होता है, गुलामी के दिनों में देखेंगे कि 1858 के बाद से ही पूरा ज्यादा गुलामी हुआ था। और उस दौरान देखेंगे कि जो भी भारतीय थे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते थे, क्योंकि गुलाम कोई भी रहे तो उसको अपने इच्छा के अनुसार वो काम नहीं कर सकता है। और इसी तरह से हमारे प्रत्येक भारतीयों के साथ वही होता था कि अपने आवश्यकता के अनुसार वो कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और इसी को देखते देखते क्या होता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ते जाता है और लोग अपना संविधान का मांग करने लगते हैं कि हमारा देश है, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे, हमारा देश, हमारा संविधान अपना हो। और इस अनुसार से लोग क्या करने लगे, अपने संविधान की मांग करने लगे। तब हम जानेंगे कि संविधान का मांग कैसे कैसे हुआ, तो इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और वो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही संविधान की मांग किया गया। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भी किए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी के द्वारा संविधान की मांग कब किया गया, तो 1922 में किया गया। ठीक है। और 1934 में एम एन राय ने कहा कि संविधान का निर्माण जो होगा भारतीयों के द्वारा होगा।
हमारा संविधान है तो हम सारे भारतीय मिलकर के ही अपना संविधान का निर्माण करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी या फिर ब्रिटिश के लोग हमारे संविधान का निर्माण करेंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए और हमें पता है कि हम सबको किस चीज की कमी है, और उस आधार पर हम देखेंगे। तो एम.एन. राय ने ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1934 ईस्वी में एम.एन. राय ने कहा कि संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा, और इस आधार पर उन्होंने और सारे लोगों ने मिलकर के संविधान की मांग करने लगा। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ये हमारी जो मांगे थी संविधान निर्माण करने की, उसको स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटिश के द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। वहां से कैबिनेट मिशन बनकर के भारत आया। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आता है, और भारत आने का उसका दो उद्देश्य होता है। एक तो ये कि भारतीय संविधान कैसे बनेगा, जो भारत का संविधान है ये कैसे बनेगा, इसके लिए ये आए थे। और दूसरा क्या था कि भारतीयों को सत्ता कैसे स्थानांतरित किया जाएगा, जो सत्ता ब्रिटिश क्राउन के पास था उस सत्ता को भारतीयों को कैसे सौंपा जाएगा। इन दो उद्देश्य को लेकर के कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा क्या होता है, संविधान का रूपरेखा तैयार होना शुरू हो जाता है। और संविधान सभा की सबसे पहली बैठक जो होता है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक जो नई दिल्ली में होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का पहली बैठक कहाँ पे हुआ है, तो ये नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में इसका जगह भी पूछ दिया जाता है बहुत बार, तो ये काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज याद रखेंगे कि काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था। और इस बैठक में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी रियासत शामिल नहीं थे, तो हैदराबाद देसी रियासत इस बैठक में शामिल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रांतों का प्रतिनिधि, ये जो है प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया गया था। जो भी प्रांत है, जितने भी प्रांत थे, उन सारे प्रांतों का जो है प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया गया था। और उसमें से देखेंगे कि 10 लाख की जनसंख्या के, जहां पे 10 लाख की जनसंख्या है वहां पे एक प्रतिनिधि को चुना जाता था। इसमें कुल प्रतिनिधि की संख्या जो था 296 था, और इसमें सांप्रदायिक आधार पर इसको बांटा गया था। 296 प्रतिनिधि को सांप्रदायिक आधार पर जो बांटा गया था, उसमें हम देखेंगे कि मुस्लिम में बांटा गया था, सिख में बांटा गया था और साधारण में बांटा गया था। यहाँ पे हम देखेंगे मुस्लिमों में जो सीटों की संख्या थी वो 4 थे। मुस्लिम में 4 सीटों की संख्या थी, और सिख में 79 सीटों की संख्या थी, और साधारण में 213 सीटों की संख्या थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुस्लिम में 4 सदस्य को, और सिख में 79 सदस्य को, और साधारण में 213 सदस्यों को शामिल करने की योजना बनाया गया था। और उसके आधार पर हम देखेंगे यहीं पे इन सारे 296 सीटों में से ही अनुसूचित जनजाति के लिए 33 सीट यहाँ पे थे, और इसी में महिला के लिए 15 सीट थे। तो ये दो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर जब बांटा गया था, तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे, तो 33 सदस्य थे। और वहीं पे 296 में से कितने सदस्य महिला सदस्य थे, तो इसमें से 15 महिला सदस्य भाग लिए हुए थे। अब हम बात करते हैं कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही अस्थायी सदस्य के 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सेलेक्ट किया गया, चुना गया, क्योंकि ये उस प्रथम बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, और इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और देखेंगे 2 दिन के बाद जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था, उस समय अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और फिर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है, लाया जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होते हैं, एक उद्देश्य को लेकर के आते हैं, और यही उद्देश्य प्रस्ताव का स्वीकृति 22 जनवरी 1947 ईस्वी को मिल जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिला था, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गया था।
अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा के लिए अनेक समितियां बनाया गया था, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण करना था। उसमें से देखेंगे वार्ता समिति थे, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और फिर प्रारूप समिति। इन तरह के कई समितियों का निर्माण किया गया था, क्योंकि हमें संविधान का निर्माण करना था। और इस आधार पर हम देखेंगे कि संविधान का प्रारूप को लेकर के आने वाले हमारे BN राव थे। और इस संविधान का प्रारूप का जो है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। ये डेट भी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। और दोस्तों प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य होते हैं। ये चीज आपको जान करके चलना होगा कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं। और इसमें 7 सदस्य में हम देखेंगे इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बनाया गया था। 7 सदस्य जो थे उसमें से उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और संविधान सभा का जो पुनर्गठन है वो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनर्गठन मतलब फिर से उसका जो गठन किया गया वो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। और उस समय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या जो हो गया वो 299 हो गया। यहाँ पे आप देखे थे कि यहाँ पे टोटल सदस्यों की संख्या 296 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सदस्यों की संख्या 299 हो गया। और इसको 2 भागों में बांटा गया, पहला था प्रांतीय और दूसरा देशी रियासत। प्रांतीय में क्या हो गया, 229 सदस्य प्रांतीय में चले गए और देशी रियासत में इन्होंने 70 सदस्य को रखा। 2 भागों में ये हमारा कुल सदस्यों की संख्या पुनर्गठन के बाद, पुनर्गठन का डेट भी पूछा जाता है तो 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। और इसके तहत ही 299 सदस्यों को प्रांतीय और देशी रियासत में बांटा और प्रांतीय में 229 और देशी रियासत में 70 सदस्यों को रखा गया। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा में बहुत बार बैठक हुआ, बहुत बार उस पर चर्चा हुआ। तो उसमें हम देखेंगे कि प्रथम वाचन जो हुआ वो हमारा 4 से 9 नवंबर 1948 को हुआ। और दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक इस पर बहस चला। इसको हम सीधा रूप में कर सकते हैं, तो बहस जो होता है लोकसभा में बहस जो होते हैं उस तरह का ये संविधान सभा के प्रथम जो वाचन हुआ था, बहस कर सकते हैं इस मुद्दे पर। तो 4 से 9 नवंबर 1948 तक और दूसरा जो होगा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा जो होगा वाचन ये हमारा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि संविधान निर्माण प्रक्रिया जो था ये टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक चला था। और उसके तहत क्या हो गया था, संविधान पारित हो गया। इतने दिनों के बाद हमारा संविधान पारित हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब इसमें डिटेल थोड़ा सा हम जानते हैं कि संविधान के निर्माण में कितने सदस्य शामिल थे, कितने उसके लागत आए थे और उसमें कितने दिनों के बहस के बाद संविधान का निर्माण हुआ था। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कुल सदस्यों की संख्या संविधान निर्माण में 284 सदस्य उसमें भाग लिए थे, निर्माण में भाग लिए थे। और इसके बाद प्रारूप पर जो बहस हुआ था 114 दिन टोटल बहस होने के बाद इस संविधान का निर्माण हुआ। और इस संविधान में जो कुल लागत आया था, कुल खर्चे जो आए थे 63,96,729 रुपये लगभग खर्च यहाँ से संविधान के निर्माण में आए थे। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हो गया। और इसी के तहत क्या होता है, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया उसी दिन हमारा भारत पूरी तरह से गणतंत्र हो जाता है। गणतंत्र कहने का अर्थ है कि वैसा शासन जिसमें कोई राज्य व्यवस्था नहीं होगा, यहाँ पे जो जनता के द्वारा चुन करके जाएगा उसी शासन व्यवस्था को हम गणतंत्र कहेंगे। तो यहाँ से भारत हमारा कब गणतंत्र हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 को। आप सभी को पता होगा कि गणतंत्रता दिवस हम 26 जनवरी को ही मनाते हैं। और वो यही दिन था जिस दिन हमारा भारत का संविधान बनकर के लागू हो गया था। उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिए थे। और उसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही फर्स्ट राष्ट्रपति जो थे, पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और अंतिम बैठक जो हुआ था इसका, संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। और इसके तहत ही
राष्ट्रगान जो हमारा जन गण मन अधिनायक जय हे है, इसको स्वीकार किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछता है कि जन गण मन, या फिर कह देगा कि राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। और इसी के 2 दिन बाद मतलब 26 जनवरी को ही 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, तो आप सभी कमेंट में हमें बताएंगे कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है। वैसे देखिए राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। और आप सभी को 2 चीज यहाँ से कमेंट में बताना है कि पहला जन गण मन या फिर राष्ट्रीय गान जो है इसके गाने की अवधि कितना है, और फिर वंदे मातरम है इसको गाने की अवधि कितना है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, और 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया। अगला हम बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज को कब ये हमारा स्वीकृति मिला भारतीय संविधान के द्वारा, तो उसका डेट है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, तो 26 जनवरी 1947 को गवर्नर जनरल ने क्या किया कि पाक मतलब पाकिस्तान को क्या किया, ये नल्ला को क्या कर दिया कि पृथक संविधान सभा का स्थापना करने का घोषणा दे दिया। आप ये जानते होंगे कि कुछ लोगों के द्वारा पाकिस्तान का मांग किया जा रहा था और उन लोगों के द्वारा एक अलग संविधान बनाने की मांग किया जा रहा था। तो उस समय गवर्नर जनरल ने क्या किया, कब वो डेट याद रखना है, 26 जनवरी 1947 को ही गवर्नर के द्वारा क्या कर दिया गया कि पाकिस्तान भी अपना अलग संविधान बना सकता है, और उसकी घोषणा को इन्होंने पारित कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि जिस समय संविधान बना, संविधान मतलब क्या होता है कि एक, जैसे हमने परिभाषा में भी देखा, और संविधान का अर्थ क्या है, एक टोटल बुक, जिसमें क्या है, जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बुक में हमारा सबसे पहले क्या होता है, कोई चैप्टर होता है, फिर उसमें चैप्टर में क्या होता है, कोई टॉपिक होता है, और टॉपिक के आधार पर फिर क्या होता है, कोई पॉइंट होते हैं, है ना। तो इसी आधार पर हम क्या देखेंगे, संविधान हमारा है, और संविधान में हम क्या देखेंगे, जैसे चैप्टर जो है वो हमारा चैप्टर 22 चैप्टर में बांटा गया है। तो इस आधार पर हम देखेंगे तो भाग उसको हम कहते हैं, संविधान में क्या कहेंगे, भाग कहेंगे। तो ये हमारा टोटल कितना चैप्टर है संविधान में, तो 22 उसको भाग कहेंगे। 22 भागों में बांटा गया है, और उसमें जो पॉइंट हैं वो कितने हैं, 395 पॉइंट हैं, और इसका जो टॉपिक है वो 8 अनुसूची है। मतलब संविधान की भाषा में यदि कहें तो 22 भागों में बांटा गया, 395 अनुच्छेद है, और फिर 8 अनुसूचियां हैं। इसके बारे में हम डिटेल क्लास अगले क्लास में लेकर के आएंगे, और आज हम आपको इसको शॉर्ट में ही बता दे रहे हैं। जिस समय संविधान बना था उस समय टोटल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें 22 भाग के बारे में ही पढ़ना है। जैसे हमने बोल दिया संविधान पढ़ना है, तो उसमें क्या है, टोटल 22 भाग, और इसी में 22 भाग में हम देखेंगे 8 अनुसूची भी आ जाएगा, और इसी 22 भाग में 395 अनुच्छेद भी आ जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे, तो आप वीडियो देखते रहेंगे। अगला वीडियो भी आ जाएगा बहुत कम ही दिनों में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि वर्तमान का भी हमने देख लिया कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान का कुल अनुच्छेद में से 15 को लागू कर दिया गया। जैसे हमने बताया कि 395 अनुच्छेद टोटल हैं, लेकिन जिस समय संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। लागू करने का अर्थ क्या है कि उसी दिन उसको लागू कर दिया, उसका फॉलो करना जरूरी हो गया। कौन कौन सा अनुच्छेद है इसके बारे में भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ से याद करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे कि 5 से शुरू करना है, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ से 5 अनुच्छेद हो गया। कहाँ से है, 5 से 9 तक, 5, 6, 7, 8, 9। फिर क्या करना है, ये 60 और फिर 329, ये दोनों क्या है, अपवाद है बीच वाले, तो ये 60 याद रखना है। 60 तो आपको वैसे याद हो जाएगा कि एक 60 भी है, एक 329 भी है, ये दोनों अनुच्छेद। फिर यहाँ से देखेंगे 66 और 67,
दोनों क्या है, पेयर में है, जोड़ा में है। और फिर क्या देखेंगे 379 और 80, ये भी क्या है, दोनों एक साथ है। तो यहाँ से 66 67 79 80, 66 67 79 80, और ये 5 6 9 5 6 7 8 9 60 329। ऐसे आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर हम क्या देखेंगे 88 388, ये भी हमारा क्या है, अपवाद है। और फिर 391 92 93, ये आपको याद हो जाने वाला है। एक बार और देखेंगे दोस्तों 5 6 7 8 9, फिर 60 हो जाएगा, 329 366 367, नेक्स्ट है 379 380 और 388 यहाँ पे अपवाद है, और फिर 391 392 393। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब कहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, बोला जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को इनमें से कौन से अनुच्छेद को लागू नहीं किया गया था। उसमें से ये चारों में से एक 3 ऑप्शन तो रहेगा, एक दूसरा ऑप्शन रहेगा। आप इसको यदि जानेंगे सब 15 को, तो आप उसे आसानी से टिक कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। उसमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए अनुच्छेद 60 ही दे दिया तो आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी अनुच्छेद इतना में से दे देगा तो उसका सही आंसर आप आसानी से बना पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इतना अनुच्छेद को तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, लेकिन हमने देखा कि 395 अनुच्छेद है टोटल, तो बाकी के अनुच्छेद को कब लागू किया गया। तो दोस्तों बाकी जो शेष सभी अनुच्छेद हैं उसको 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा क्या हो गया, संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया, उस दिन 26 जनवरी 1950 को ही सारे संविधान को, सारे अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। और इस तरह से हमारा क्या होता है, संविधान बन करके तैयार हो जाता है और हमें उसी के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ना होता है दोस्तों। और इस तरह से आपको बहुत आसान तरीके में आपने यहाँ से शुरू से मतलब किस तरह से हमारा देश गुलाम हुआ और गुलामी के तौर पर हम किस तरह से जी रहे थे, और उसके आधार पर हमारे जो संविधान है, हमारा जो संविधान है उसका जरूरत हमें किस आधार पर पड़ने लगा, और उसके बाद सारे लोग किस तरह से मिल करके संविधान की मांग करने लगे, इसके बारे में हमने यहाँ से डिटेल पढ़ लिया। और यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे, ये हमें उम्मीद है। और यदि आपको भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट लिख देंगे कि हमें बहुत अच्छा लगा। आप ऐसा कमेंट लिखेंगे ताकि हमें भी अच्छा लगे, और आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि सारे लोग इस तरह के वीडियो को जान पाए। दोस्तों हमारा पढ़ाने का तरीका एक अलग होता है। हम चाहते हैं कि वैसा की पॉइंट को निकाल लिया जाए। यहाँ पे हम यदि लिखते हैं इसको तो बहुत सारा लिख सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि वैसा की पॉइंट निकाल लिया जाए और उस पॉइंट के आधार पर की वर्ड निकाल करके हम उस वर्ड के आधार पर हम आपको डिटेल बता दें, और इसके आधार पर आप यदि इसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, इसी तरह से हम अपना नोट्स बनाते हैं, बस इतना ही लिखते हैं और इतना ही में क्या होता है, सारा चीज कवर हो जाता है। जब हम रिवीजन करते हैं तो कम समय में रिवीजन भी हो जाता है और हम सारे चीजों को जान भी लेते हैं। वैसे पढ़ने का तो 6 पढ़ना हो जाएगा तो 6 पेज हम पढ़ने में टाइम भी लगेगा और बार बार रिवीजन करने में हमें दिक्कत भी होगा। और आप यदि रिवीजन करना चाहते हैं तो इसी तरह के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसे रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को स्टार्ट करके इसे देख सकते हैं। और जब भी रिवीजन करना हो तो आप स्पीड को बढ़ा लें, 2 गुना या 1.5 गुना कर लें, और उसके आधार पर यदि आप देखें तो टाइम भी कम लगेगा और आप वीडियो को पूरे देख भी पाएंगे और सारा कुछ आपका रिवीजन होते हुए भी चला जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम पॉलिटी के रेगुलर क्लासेस लेकर के आए हैं, आज ये पहला क्लास था, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये हमें उम्मीद है। तो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और हम आपको बताते हैं कि अगला जो हमारा क्लास होगा वो संविधान के बारे में डिटेल होगा। संविधान के बारे में भी हमें बहुत डिटेल पढ़ना है कि क्या है, उसके बारे में व्याख्या करना है। उसके बाद हमारा होगा ये हम जानेंगे संविधान के बारे में 22 भाग, फिर 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद को धीरे धीरे पढ़ते हुए चले जाएंगे और पूरा पॉलिटी आपको देखते ही देखते खत्म हो जाएगा और आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो आप दिल थाम करके पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।